भारत और चीन के ग्रोथ मॉडल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत चीन पर कितना यकीन कर सकता है, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक फ्रेम में इस तरह से नजर आए हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। एक तरफ चीन है जिसे सहारे की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे शी जिनपिंग को इस समय सहारे की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ भारत है जो बिना सहारे के बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और जो आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इन दोनों नेताओं की पूरी बॉडी लैंग्वेज में भी आपको वही नजर आएगा जो इनके देशों में हो रहा है। देखिए। तो आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, इनमें ये नेताओं की जो चाल है ये देश की चाल भी बता रही है। चीन की चाल, शी जिनपिंग की चाल बता रही है कि चीन की चाल आज कैसी है, चीन की स्थिति कैसी है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो चाल है वो भारत की स्थिति को बता रही है कि भारत की स्थिति इस समय कैसी है। हो सकता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसी उम्मीद रही होगी कि जब 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होंगे तो शायद नरेंद्र मोदी या तो चुनाव हार जाएं, ऐसी उन्होंने कामना की होगी, या यह भी हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि प्रधानमंत्री मोदी पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाएंगे और तब या तो वो नई सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जहां वो अपनी शर्तों को आसानी से मनवा पाएंगे, जहां चीन भारत को डोमिनेट कर पाएगा, या फिर अगर प्रधानमंत्री मोदी भी एक कमजोर रूप में उनके सामने आएंगे तो उन्हें बार्गेन करने में आसानी होगी। तो एक इसके पीछे एक लॉजिक यह भी हो सकता है कि पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में 2020 के गलवान हिंसा के बाद से लेकर अब तक चीन को अचानक अब ऐसा क्यों लगा कि भारत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है? तो एक कारण इसके पीछे यह भी हो सकता है कि शायद चीन 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहा था और चीन को शायद अपने मन में यह उम्मीद रही होगी, कोशिश भी उसने की होगी कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा ना लौटे। लेकिन जब चीन का यह सपना पूरा नहीं हुआ, जब ऐसा नहीं हुआ, तो भारत में लोकसभा चुनाव होने के सिर्फ 4 महीने के बाद आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं यह बताता है कि यह द्विपक्षीय वार्ता शायद लोकसभा चुनावों की वजह से नहीं हो पा रही थी। चीन इंतजार करना चाहता था, देखना चाहता था कि देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि चीन के पक्ष में कमजोर भारत उन्हें सूट करता है। चीन चाहता है कि भारत कमजोर रहे, चीन चाहता है कि भारत का नेतृत्व कमजोर हो जाए, चीन चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ताकत है वो कम हो जाए ताकि वो अपनी शर्तें मनवा सके। आज हम आपको आज के दिन की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज पश्चिमी देशों को बहुत चुभ रही होंगी। यह तस्वीर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। और ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े और स्थायी नेता हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन पिछले 12 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग पिछले 11 वर्षों से लगातार चीन के राष्ट्रपति हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, सबसे स्थायी
नेता हैं ये दुनिया के। इन तस्वीरों की खास बात यह है कि इनमें राष्ट्रपति पुतिन की भूमिका एक म्यूचुअल फ्रेंड की है, कॉमन फ्रेंड की, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के भी दोस्त हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी दोस्त हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कल डिनर से पहले जो म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था, उसके जरिए राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों के नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि जब दुनिया की 36% आबादी के दो बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं तो उन्हें पश्चिमी देशों के किसी भी प्रतिबंध की चिंता नहीं है और पश्चिमी देशों का कोई भी प्रतिबंध राष्ट्रपति पुतिन को या इतने बड़े ग्रुप को अलग थलग कैसे कर सकता है। हालांकि इन तस्वीरों से पश्चिमी देशों के मीडिया को बड़ी तकलीफ हुई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अपने देशों की जनता के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार समझौता कर लिया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि इस समझौते के बाद भी भारत और चीन के रिश्तों में मतभेद बने रह सकते हैं। एक और यूएस न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह की बातें अपने लेखों में लिखी कि इससे आप समझ सकते हैं कि जब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो रही थी तब ये सारे देश इसे भारत के लिए चिंताजनक बता रहे थे, और आज जब ये द्विपक्षीय वार्ता हो गई तब भी इन देशों का मीडिया इससे खुश नहीं है। अब भी इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर शक जताया जा रहा है, एक तरीके से की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि ये समझौता स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत और चीन आपस में लड़ते रहे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हमेशा ऐसे ही बंद रहे, वो एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, वो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर दें। यही तो पश्चिमी देश चाहते थे, भारत के दुश्मन यही चाहते थे, चीन के दुश्मन भी यही चाहते थे, और ये दो महाशक्तियां एक साथ कहीं खड़ी ना हो जाएं, पश्चिमी देश ये नहीं चाहते। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तस्वीरों में भारत, रशिया और चीन आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये तीन वो नेता हैं जो दुनिया के सबसे स्थायी नेता हैं, जो लगातार पिछले 10, 11 और 12 साल से अपने अपने देशों का नेतृत्व संभाले हुए हैं। बाकी हर देश में बदलाव हो चुका है, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई कई प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, लेकिन इन तीनों देशों में पिछले 10 से 12 वर्षों में सिर्फ यही नेता हैं और अगले 5 वर्षों तक आपको यही नेता कम से कम इन तीन देशों में नजर आने वाले हैं। इसलिए इस नेतृत्व में एक स्थायित्व है। आज भी बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 1987 के आसपास भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत चीन से इतना पीछे छूट गया और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी विशाल बन गई। यह वो दौर था जब भारत के राजनेता और भारत के लोग अपनी सारी ताकत जातियों के संघर्ष में लगा रहे थे, जबकि चीन अपनी सारी ताकत जीडीपी को मजबूत करने में लगा रहा था। यानी भारत में जाति चल रही थी और चीन में जीडीपी चल रही थी। जाति वर्सेस जीडीपी। चीन की कहानी जीडीपी के आसपास घूमती है और हमारी कहानी जाति के आसपास घूमती है। 1980 के दशक में भारत में अर्थव्यवस्था, रोजगार, फैक्ट्री और कारखानों का मुद्दा कहीं भी चर्चा में था ही नहीं। इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इनकी जगह भारत में सिर्फ मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर हमारे देश में जातियों को लेकर बहुत राजनीति हुई और फिर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिससे ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिला और इसके कारण हमारे देश में उस समय बड़े पैमाने पर देशव्यापी आंदोलन हुए। जातियों की इस राजनीति में उलझकर भारत जीडीपी के मामले में चीन से पीछे छूटता चला गया, क्योंकि हमारा ध्यान जीडीपी पर नहीं था, हमारा ध्यान जातियों पर था। चीन में नेता बदल सकते हैं लेकिन वहां का शासन वैसा ही रहेगा। हमारे देश में समस्या दूसरी है। अगर रोजगार और बेहतर जीवन के लिए गांवों से शहरों में लोगों का लगातार पलायन हुआ तो चीन में कभी आर्थिक खुशहाली नहीं आएगी। ये वहां के नेता समझ गए थे और गांवों का पिछड़ापन चीन को हमेशा गरीब बनाकर रखेगा। इसलिए इस बिजनेस मॉडल को भी आप अच्छी तरह से समझिए। भारत के बारे में कहते हैं कि भारत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, असली भारत गांव में बसता है। चीन में भी एक समय में ऐसा ही था और इस सोच के साथ वर्ष 1980 में चीन में एक नया मास्टर प्लान लागू हुआ जिसका नाम था टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस।
इसके तहत चीन ने अपने देश के अलग अलग गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए और इनमें अलग अलग उत्पादों की फैक्ट्रियां और कारखाने लगाने शुरू किए, जिससे चीन के गांवों की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई। गांव विकसित होने लगे और गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर नहीं जाना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े बाजार, फैक्ट्रियां और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से गांव के लोगों ने शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन बहुत कम किया और इससे चीन में ऐसा विकास हुआ जिसमें शहर और गांवों के बीच पिछड़ेपन की खाई काफी हद तक समाप्त हो गई, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोलकर लिबरलाइजेशन को लागू किया, लेकिन भारत को इसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ और इसका कारण यही था कि भारत सिर्फ संघर्ष करने के लिए प्रयास कर रहा था और भारत में सरकारों पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा था, जबकि चीन में सरकारों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। और चीन की एक अलग बात यह भी है कि उसने तानाशाही का इस्तेमाल वहां बड़े बदलाव लाने के लिए किया, जो कि हमारे देश में हो नहीं सकता था। हमारे देश में गठबंधन की सरकारें चल रही थी और खुद प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए रहते थे गठबंधन की वजह से, इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री जो कोलिशन सरकारों का प्रधानमंत्री था बड़े बदलाव नहीं कर पाया। गठबंधन सरकारें आप देख लीजिए, 1989, 90, 96, 97, 98 कितने सारे प्रधानमंत्री, ये वो दौर था जब हमारे देश में बनते चले गए, लेकिन इनमें से किसी के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि वो मूलभूत परिवर्तन हमारे देश में कर सके। लेकिन चीन में ये सब हो रहा था। इन सब नेताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था, किसी तरह उनकी सरकार बच जाए या किसी तरह अगले चुनाव में वो वापस जीत कर आ जाए और उसके लिए जनता को खुश करना आवश्यक था।